हेलो साथियों, क्या हालचाल। मैं राशिद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो यार जल्दी से बताओ, अपने इस परिवार का भी ख्याल रखते रहो। ये भी अपना ही है, तुम्हारा अपना ही परिवार है। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, महिला मित्रों तक, जितने भी तुम्हारे सगा संबंधी हैं सभी को यहाँ बुलाओ। और जितने भी तुम्हारे ग्रुप हैं यार, बड़े बड़े ग्रुप बनाते होगे तुम, तो उसमें शेयर करो, उनको सभी को बुलाओ यहाँ, उनसे बताओ कि क्लासेज यहाँ चल रही हैं। बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दिया जाएगा। और हमारा मोटिवेशन क्या है? हमारा मोटिवेशन सिर्फ यही है कि तुम लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। यही, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। सिर्फ मोटिवेशन मिलेगा, उसके बाद में हम मोटिवेट होंगे। उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कंटेंट आपको देने की हम कोशिश कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर दिया भी जाएगा। और यहाँ जितने भी टीचर आएंगे सब बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट देने की शुरुआत करेंगे। यहाँ जो हमने शुरुआत की थी, बिल्कुल जीरो से लेकर चले थे हम। साइकोलॉजी जो शुरू किया था उसमें बिल्कुल जीरो से, कहाँ से, बिल्कुल कि साइकोलॉजी का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ, साइकोलॉजी से पहले क्या था, उसके बाद में क्या हुआ, कहाँ से इसके अर्थों में परिवर्तन आया, कहाँ से इसके अर्थ निकल कर आए। तो बिल्कुल जीरो से हमने शुरू किया है। कोई अगर यहाँ आज हमारी क्लास से नया जुड़ा हुआ है बच्चा, तो वो पहले पुरानी क्लास देखे फिर यहाँ आए बेहतर, क्योंकि उसको बेहतर रहेगा कि पुराना पता होना चाहिए। अगर हम आगे कुछ पढ़ रहे हैं तो हमें पुराना पता होना चाहिए। बिल्कुल जीरो से हमने यहाँ शुरुआत की है। तो जो अधिगम हमने शुरू किया था, अधिगम में भी हम अब मनोवैज्ञानिकों पर चल रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों में थॉर्नडाइक, पावलोव, बैंडूरा हम देख चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं अपना पियाजे को, जीन पियाजे को। जीन पियाजे ने क्या सिद्धांत दिया है, किसके ऊपर ध्यान ज़्यादा दिया है और अपने केंद्र में उसने क्या रखा है। बच्चे को अगर केंद्र में रखा तो बच्चे के किस फैक्टर को केंद्र में रखा है, ये सब आज हम जानकारी लेंगे और एक एक करके देखते हैं धीरे धीरे। तो हम शुरू करते हैं अपना जीन पियाजे का। जीन पियाजेट, इंग्लिश में इसको पियाजेट बोलते हैं लेकिन हिंदी में पियाजे ही बोलते हैं। जीन तो जीन ही रहेगा, ये पियाजे, ठीक है। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, कौन सा सिद्धांत दिया है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये दिया है, किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। क्या है ये? कॉन्स्ट्रक्टिविज्म। जो इनका वाद है वो संरचनावाद, ठीक है। संरचनावाद से जैसे कि ये थॉर्नडाइक वगैरह, ये थॉर्नडाइक है, वॉटसन है, ये कहाँ से हैं? व्यवहारवाद से हैं। वहीं जीन पियाजे कहाँ से हैं? संरचनावाद से हैं ये, ठीक है। और जीन पियाजे को आधुनिक बाल मनोविज्ञान, आधुनिक बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। आधुनिक बाल मनोविज्ञान का जनक इनको माना जाता है। आधुनिक बाल मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का नहीं, आधुनिक बाल मनोविज्ञान का ध्यान रखना, ठीक है। और इन्होंने बच्चे को जो माना है, इन्होंने बच्चे को सक्रिय ज्ञान का निर्माता माना है। क्या? सक्रिय ज्ञान का निर्माता, एक्टिव, सक्रिय ज्ञान का एक्टिव नॉलेज बिल्डर, ठीक है, सक्रिय ज्ञान का निर्माता
माना है, और ये बच्चे को ही, यहाँ बच्चे को सक्रिय ज्ञान का निर्माता माना है, और बच्चे को ही इन्होंने नन्हा वैज्ञानिक कहा है। क्या कहा है? बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है। अब नन्हा वैज्ञानिक कैसा होता है? बच्चे को अगर यदि कोई चीज तुम दोगे, कोई खिलौना अगर तुमने दे दिया तो उसका ऑपरेशन कर देगा, बिल्कुल तोड़ फोड़ का उसके पुर्जे पुर्जे अलग कर देगा, फिर बाद में उसको जोड़ने की कोशिश भी करेगा। हालांकि जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा वो बात की बात है, लेकिन उसको तोड़ेगा, तोड़ कर फिर उसको जोड़ने की कोशिश करेगा। तो वहीं से इन्होंने कहा है कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है, नन्हा वैज्ञानिक होता है। वैज्ञानिक है वो, उलझना मत बच्चे से, ठीक है? कभी भी कुछ भी कर सकता है। नन्हा वैज्ञानिक होता है मतलब चीज़ों को तोड़ ताड़ के उसको नई नई उसमें जिज्ञासा होती है, कुछ नया करने की जिज्ञासा, कुछ इधर नए नए ऐसे काम करता है। कांड भी उसी चक्कर में कर देता है, कभी कभी चीज़ों को तोड़ता है फिर उसको जोड़ता है, तो वहाँ से उसको नन्हा वैज्ञानिक कहा गया है। नई नई चीज़ों को करने की जिज्ञासा उसमें होती है, ठीक है? तो यहाँ ये पॉइंट हो गए हैं। इसके बाद में जो पियाजे ने विकास की, पियाजे ने बाल विकास की 3 पक्ष बताए, बाल विकास के 3 पक्ष बताए हैं, तो उनको देखते हैं अब। डोमेन्स या पक्ष कौन कौन से हैं? पहला है जैविक परिपक्वता, जैविक परिपक्वता या खाली परिपक्वता, तो इसको क्या बोला? बायोलॉजिकल मैचुरेशन। और एक चीज और ध्यान रखना, जब पियाजे ने तो जो ज्यादा महत्व दिया है, पियाजे ने बाल विकास के ऊपर जो ज्यादा महत्व दिया है वो आनुवंशिकता के ऊपर दिया है। आनुवंशिकता को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया है, बाकी सभी कारकों को छोड़कर आनुवंशिकता पर ही उन्होंने फोकस किया है। तो यहां लिख लेना हेरिडिटी, या आनुवंशिकता। या इसको वंशानुक्रम भी बोलते हैं, ठीक है? वंश से जो मिला है वंशानुक्रम। तो हेरिडिटी पर ज्यादा इन्होंने फोकस किया है, हेरिडिटी को ही ज्यादा महत्व दिया है सभी कारकों को छोड़ते हुए। तो जैसे यहां जैविक परिपक्वता क्या है? जैविक परिपक्वता क्या है? सिर्फ आनुवंशिकता ही है, जो हमें माता पिता से जो मिलता है वो सब परिपक्वता आनुवंशिकता से ही होती है। पहला पॉइंट तो यह है। दूसरा पॉइंट देखें, जो भौतिक वातावरण से प्राप्त अनुभव, भौतिक वातावरण से जो प्राप्त अनुभव होते हैं वहां से जो सीखता है वो सब लिया है। और दूसरा इसी में दूसरे में ही 2 पॉइंट दिए इन्होंने, और दूसरा दिया सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव। और सामाजिक वातावरण से जो प्राप्त अनुभव है, ये इन्होंने बस छोटा सा एक पॉइंट लिया है इसमें, बस सामाजिकता को इन्होंने ज्यादा महत्व नहीं दिया है। महत्व ज्यादा किसको दिया है? वंशानुक्रम को दिया है। और सामाजिक को जो ज्यादा महत्व दिया है, सामाजिकता को महत्व किसने दिया है? वो वाइगोत्स्की ने दिया है। उसको वाइगोत्स्की को हम अगले उसमें पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ सिर्फ सामाजिक वातावरण को थोड़ा सा ही इन्होंने पॉइंट लिया है, बस ज्यादा महत्व आनुवंशिकता को दिया है, ठीक है? तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आनुवंशिकता को महत्व किसने दिया है, पियाजे ने या वाइगोत्स्की ने? तो क्या लगाओगे? पियाजे ने लगाओगे। यदि सामाजिकता या संस्कृति को, अगर सामाजिकता संस्कृति को पूछे तो वहां वाइगोत्स्की लगाएंगे, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो 2 पॉइंट हो गए यहाँ हमारे, ये दोनों मिलकर एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है? और तीसरा पॉइंट है सक्रियता, बच्चे की सक्रियता। बच्चा कितना सक्रिय है उसको चीज को सीखने के लिए, एक्टिवनेस।
बच्चा सीखने के लिए, अधिगम के लिए कितना सक्रिय है। यदि क्लास में कोई बच्चा बैठा हुआ है, यदि वो सक्रिय ही नहीं है, एक्टिव ही नहीं है, तो सीख नहीं पाएगा। उसको सक्रिय होना जरूरी है, और वो जितना ज्यादा सक्रिय होगा, जितने ज्यादा क्वेश्चन वो पुटअप करेगा, उसकी सक्रियता कहां से पता चलेगी? जब तुम कुछ चीज पढ़ा रहे हो और पीछे बैठा हुआ बच्चा हमसे उस चीज में से क्वेश्चन निकाले, क्वेश्चन पूछे, तो तभी उसकी सक्रियता का पता चलेगा। अगर वो न्यूट्रल बैठा है तो या तो उसके बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, या फिर वो सक्रिय, अगर सक्रिय नहीं है तो समझ में आएगा ही नहीं। सक्रिय होगा, अगर एक्टिव होगा, तो वहां उसको चीजों को पता चलेगा। मैं यहां कुछ चीज पढ़ा रहा हूं, तो तुम में से जो कोई सक्रिय बच्चा होगा, उसको इनमें से भी, इन्हीं में से क्वेश्चन, ना जाने कितने क्वेश्चन निकाल लेगा वो, कि यार सर ये कैसे है, जैविक परिवर्तन क्या है, वो क्या है। मतलब अगर सक्रिय है तो, सक्रिय नहीं है तो कुछ नहीं हो, जो चल रहा है चल रहा है, ठीक है। तो सक्रियता पर ज्यादा ध्यान दिया है। तो इन्होंने इसको नोट करो जरा, आगे देखते हैं फिर हम। जीन पियाजे ने 3 जो महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं, जिन पर ज्यादा बात की है इन्होंने, वो उनको देखते हैं अभी हम। स्कीमा है, स्कीमा एसिमिलेशन यानी अनुकूलन या एकोमोडेशन, समायोजन, ठीक है, वो सब हैं, उसको देखते हैं अब। और वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है जो 3 पॉइंट में बताने जा रहा हूं, उसके ऊपर ही सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। पियाजे ने एक तीन बिंदुओं को केंद्र में रख करके अपने ये सिद्धांत दिया है, उनके आधार पर ही ये चले हैं आगे। तो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला है स्कीमा, इसको हिंदी में भी स्कीमा ही कहा जाएगा। दूसरा है एसिमिलेशन, अनुकूलन, आत्मसात या समावेशन। और तीसरा पॉइंट है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या है? समायोजन, बदलाव। या बदलाव, समायोजन या बदलाव। तो ये 3 पॉइंट जो दिए हैं, इसमें एसिमिलेशन, ये स्कीमा जो सबसे पहले स्कीमा दिया है। स्कीमा क्या है? स्कीमा है हमारे दिमाग में जो चीज़ों के छोटे छोटे पॉकेट्स बनते हैं, उनकी पिक्चर बनती है, वही स्कीमा है। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि ये क्या है, मैं तुम्हें सिर्फ दिखाऊं, मैं ये दिखाया तुम्हें, तो तुम्हारे दिमाग में इसकी फोटो बनी हुई है कि तुम्हारे इसको देखते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि ये मार्कर है। कोई अगर मैं तुम्हें एक नई चीज दिखाऊं जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता है, वो मैं दिखाऊं, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे क्या है, तुम बता नहीं पाओगे, क्योंकि उसकी फोटो तुम्हारे दिमाग के अंदर, तुम्हारे मस्तिष्क में अभी उसकी फोटो नहीं बनी हुई है। अब मैं नाम लेने लगूं, पिज्जा, बर्गर, गोलगप्पे, बिरयानी, तो ये क्या है, तुम्हारे दिमाग में इनकी सबकी फोटो बनी हुई है। अभी मन करने लगा ना एकदम से खाने का, तो उनके दिमाग में फोटो बनी हुई है अभी। और कोई ऐसी चीज जो तुमने अभी नहीं देखी है, उसकी फोटो नहीं बनी है, उसकी फोटो अभी दिमाग में नहीं बनी है। इसका डायग्राम बनाता हूं एक छोटा सा। तुम में से किसका है ये? तुम में से किसकी खोपड़ी है किसी की? ठीक है, तो इस खोपड़ी में तुम्हारे कुछ फोटो बने हुए हैं। जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था मार्कर, तो मार्कर, ये मार्कर की मार्कर ये है। मैंने कहा टीवी, तो टीवी की फोटो तुम्हारे दिमाग में बनी हुई है। बर्गर की फोटो तुम्हारे दिमाग में बनी हुई है।
तो मैं कोई ऐसी चीज तुम्हें दिखाऊं जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता है, और मैं उसको दिखाऊं, दिखाने के बाद में फिर उसके बारे में तुम्हें बताऊं कि क्या है ये, कैसे है, क्यों है, तो फिर उसकी भी फोटो तुम्हारे दिमाग में एक बन जाएगी, या उसकी फोटो दिमाग में बन जाएगी। फिर अगर नेक्स्ट टाइम तुम उस चीज को देखोगे, उस चीज को अगर तुम देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा एकदम से कि यार ये सर ने वो चीज दिखाई थी, ये वही है। तो उसकी फोटो तुम्हारे दिमाग में बनी हुई है। जो नई चीज जुड़ती है, जो हमारे दिमाग में पहले से ही बना हुआ है, जो पहले से बना हुआ है, जिसकी फोटो हमारे दिमाग में पहले से है, तो वो क्या है? वो है स्कीमा। क्या है वो? स्कीमा। स्कीमा हमारे दिमाग में पहले से उसकी फोटो बनी हुई है, और नई जानकारी जो जुड़ी है, हमारे पुराने बने हुए स्कीमा में कोई नई जानकारी ऐड होना, नई जानकारी, जैसे ही मैंने कोई आइटम तुम्हें दिखाया, उसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं है, फिर मैंने उसके बारे में तुम्हें बताया, उससे अवगत कराया, जानकारी उससे कराई, उसकी फोटो तुम्हारे दिमाग में यहां बन गई। अब वो जो ऐड हुई है पुराने बने स्कीमा में, नया जो कुछ ऐड हुआ है, तो वो क्या है? हमारा एसिमिलेशन। ये अनुकूलन क्या है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। और ये पुराने बने हुए क्या है? ये है स्कीमा। पुराने बने हुए हैं स्कीमा, और नया जो बना है, कुछ नया जो ऐड हो रहा है, वो क्या है? इस एसिमिलेशन। अब आता हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? एकोमोडेशन या समायोजन या बदलाव। अब तुम्हारे पुराने स्कीमा, तुम्हारे दिमाग में जो पुराना स्कीमा बना हुआ है, कोई गलत जानकारी तुम्हारे दिमाग में है, और बाद में आके उसको ठीक किया जाए, कोई आके बंदा तुमसे कहे कि ना ये नहीं है ये। अब मैं तुम्हें ये दिखा दूं, तुम्हारे दिमाग में एक इसका मार्कर से, मार्कर इसका स्कीमा तुम्हारे दिमाग में बना हुआ है। अब मैं तुमसे कहने लगूं कि ये मार्कर नहीं है, ये कुछ और है, ठीक है? और उसके बारे में फिर तुम्हें मैं डिफाइन करूं कि क्या है, कैसे है, क्यों है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दूं। फिर तुम्हारे दिमाग में जो पुराना बना हुआ स्कीमा था, उससे हटके अब तुम्हारे दिमाग में इसका जो मैंने नई जानकारी तुम्हें दी है, वहां पर बदलाव तुम्हारा हो जाएगा। तो यहां जो नई जानकारी बदलकर जो नई जानकारी जुड़ेगी, पुराने बने स्कीमा में जो बदलाव होगा, उसको बोलते हैं हम एकोमोडेशन। एकोमोडेशन। एकोमोडेशन ये थोड़ा थोड़ा वहीं से रिलेटेड है। एकोमोडेशन वहीं से रिलेटेड, जो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग था ना, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ऋणात्मक अधिगम का स्थानांतरण के पहले एक भैंस देखी, भैंस के बाद में फिर गाय देखी, गाय को देखकर काली गाय, वो सफेद गाय बोल रहा, सफेद भैंस बोल रहा था। उसके बाद में फिर उसको बताया कि सफेद भैंस नहीं, यहाँ गाय है। तो थोड़ा क्या पुराने बने हुए स्कीमा में उसके बदलाव हुआ है यहाँ। तो यहाँ पुराने बने हुए स्कीमा में यहाँ बदलाव होता है। यहाँ क्या होता है? नई जानकारी ऐड होती है। पुरानी तो वैसे की वैसी ही है, लेकिन नई जानकारी होगी, ठीक है? तुम्हारे दिमाग में एक स्कीमा बना हुआ है टीवी का। अब टीवी से, और टीवी के बाद में हम टीवी वाले स्कीमा को बिल्कुल छेड़ नहीं रहे, उसको वैसे का वैसे ही रहने दे रहे हैं। और नई जानकारी, जैसे मैंने बताया मार्कर, ये इसके बारे में तुम्हें नहीं पता था, ये जो बताया मैंने मार्कर, तो टीवी वैसा ही है दिमाग में, लेकिन ये दूसरी नई जानकारी हम जोड़ रहे हैं इसमें। तो वहां क्या होगा? हमारा एसिमिलेशन या अनुकूलन या आत्मसात करना, ठीक है? और यदि टीवी वाले ही, टीवी के, ये है ना टीवी, इसकी टीवी बनी हुई है, अब मैं कहने लगूं कि नहीं टीवी नहीं है, ये कंप्यूटर है। क्या है? कंप्यूटर है। अब तुम सोचोगे यार टीवी था, पहले तो टीवी बना हुआ था, फिर अब बाद में कह रहे हैं कि कंप्यूटर है, तो तुम टीवी को भूल जाओगे, फिर बाद में कंप्यूटर याद रखोगे। तो पुराने स्कीमा में जो तुम्हारा बदलाव हुआ है, पुराने बने हुए स्कीमा में जो बदलाव हुआ है, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन। याद रहेगा? ये 3 टर्म ऐसी हैं, इनसे ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है, टेट एग्जाम से ऐसा कोई सा नहीं है जिसमें सीडीपी आती हो और ये टर्म नहीं पूछी जाए। इन टर्म से जरूर क्वेश्चन आता है, आता ही आता है, ये 100% श्योर है, बिल्कुल, ठीक है? इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इसको तैयार करो बहुत अच्छे से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे आगे हम देखते हैं कि जो पियाजे ने बाल विकास की कुछ अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं, वो कौन कौन सी बताई हैं, उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से, मिटा दूं साहब? तो अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ, जीन पियाजे ने जो स्टेजेस बताई हैं, बाल विकास की जो स्टेज बताई हैं, वो देखते हैं अब, जीन पियाजे की स्टेजेस।
कोग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो जीन पियाजे ने इसमें 4 स्टेज बताई हैं। कितनी? 4 स्टेज बताई हैं, 4 स्टेजेस। पहली कौन सी है? सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर या संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या गामक प्रेरक अवस्था। ठीक है, दूसरी है प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल स्टेज। ये क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्या है? मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी है हमारी फॉर्मल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 स्टेजेस हैं। तो ये 4 स्टेजेस हैं जो अवस्थाएं दी हैं किसने? पियाजे ने, जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। कौन कौन सी? संवेदी प्रेरक अवस्था जिसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्किल्स, और दूसरी है प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इनको अब एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं अपनी सेंसरी मोटर अवस्था। पहले इसमें देखते हैं पियाजे ने इस अवस्था में बच्चे में क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, वो सब देखते हैं। तो इसमें ये पॉइंट आते हैं जो हमने देखे थे ना, उसमें बाल विकास की जो अवस्थाएं थी, जिसमें शैशव अवस्था थी, उसी से रिलेटेड इसमें सारे पॉइंट हैं। उसी में से कुछ पॉइंट इन्होंने बताए हैं, जैसे इंद्रियां, इंद्रियां ही शिक्षक होती हैं। ये वाला पॉइंट हमने उसमें शैशव अवस्था में भी देखा था ना। ठीक है, सेंसेस आर टीचर, सेंसेस आर टीचर। ठीक है, दूसरा पॉइंट था गतिक कौशल का विकास होता है, गतिक कौशल का विकास होता है। और ये जो अवस्था बताई है, ये अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक जो हमारी शैशवावस्था थी उसी का टाइम इसमें भी है, जन्म से 2 वर्ष तक। और वस्तु स्थायित्व का ज्ञान हो जाता है, वस्तु स्थायित्व का ज्ञान हो जाता है। वस्तु स्थायित्व का ज्ञान हो जाता है। वस्तु स्थायित्व क्या है? वस्तु स्थायित्व मैंने बताया था ना कि जब बच्चे से जो हम चीज़ छीनते हैं और उसको कहते हैं कि ये कौवा ले गया, चील ले गई, बंदर ले गया, तो जब और पीछे छुपा लेते हैं, पीछे छुपाने के बाद में जब बच्चे को समझ में आने लगे कि ना तो मेरी चीज़ को, ना मेरे खिलौने को बंदर ले गया है, ना कुत्ता बिल्ली कुछ नहीं लेके गया है, मेरी जो सामान है, मेरे जो खिलौना है अभी इन्हीं के पास है, इन्होंने यहीं पर इसी जगह पर स्थायी है, वो स्थायी है, यहीं दुबका रखा है, इन्होंने छिपा रखा है। तो जब बच्चे को ये चीज़ ज्ञान होने लगे
तो वहाँ उसका होता है वस्तु स्थायित्व का ज्ञान हो जाता है, और ये इसी अवस्था में होता है, किसमें, सेंसरी मोटर स्टेज में। तो इसका चौथा पॉइंट क्या है, इसमें चौथे पॉइंट में कहा है बच्चा नकल कर कर सीखता है। नकल यानी कि नकल उतार कर सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। बच्चा अनुकरण या नकल करके सीखता है, वो इसी अवस्था में नकल करने लगता है, अनुकरण करने लगता है। जब छोटा बच्चा होता है उसके सामने यदि तुम कुछ काम करोगे तो वो उसी काम को उसी तरह से करने की कोशिश करेगा। जैसे एक बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इसी अवस्था में, 5-6 महीने का, 7 महीने का, तो उसके सामने जब जो तुम कुछ कहोगे, जैसे पाप पाप कर दे, तो उसके बाद में वो पाप 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 पापा तुम्हारे सामने करता ही रहता है। ठीक है, तो वो नकल करता है, अनुकरण करता है उस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ ये पॉइंट हो गए हैं। और वस्तु स्थायित्व का जो ज्ञान होता है ना, वस्तु स्थायित्व का, ये 18 से 24 माह के बीच में हो जाता है। 18 से 24 माह के बीच में बच्चा समझने लगता है। ठीक है, तो अब इसको नोट करो जल्दी से। दूसरी अवस्था हम देखते हैं, दूसरी अवस्था में पहुंचते हैं। दूसरी अवस्था क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब ये इसका जो काल है कितना है, इसका काल है 2 से 6 वर्ष तक, 2 से 6 वर्ष तक। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट जो होता है इसमें बच्चे में अतार्किक सोच आने लगती है। अतार्किक सोच आने लगती है मतलब सोच तो आ जाती है लेकिन उसका कोई तर्क नहीं होता, अतार्किक होती है, तर्क नहीं होता। तर्क कैसे नहीं होता, बच्चा कहता है कि मम्मा देखो पेड़ चलेगा, ट्रेन में बच्चा जा रहा है तो कहता है मम्मा देखो पेड़ चल रहे हैं, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा कि पेड़ चल रहे हैं या ट्रेन चल रही है। उसको दिखता है कि पेड़ चलते हुए, तो वो सोच नहीं पाता कि अभी पेड़ नहीं ट्रेन चल रहे हैं, ट्रेन चल रही है, पेड़ नहीं चल रहे हैं। तो उस टाइम पे उसकी सोच जो होती है अतार्किक होती है, जो उसको दिखता है सिर्फ वही कहता है, वो अतार्किक सोच। अतार्किक सोच इलॉजिकल थिंकिंग, इलॉजिकल थिंकिंग। दूसरा आता है जीववाद, एनिमिज्म। अब जीववाद क्या है, ये जीववाद में बच्चा निर्जीव चीजों को भी सजीव समझने लगता है। जैसे कि खिलौना है, उसके साथ गुड्डा है, गुड़िया है, कुछ भी है, तो उनको वो सजीव समझने लगता है। जैसे वो सोचता है कि मुझे भूख लग रही है तो इसको मेरे गुड्डे को भी भूख लग रही होगी, उसको भी खाना खिलाने लगता है। कभी कभी देखा होगा ना, बच्चा खेलते खेलते उसको खाना खिलाने लगता है, कहता है कि मुझे भूख लग रही, मुझे खाना दो, मेरे गुड्डे को भी खाना दो। उस तरह से क्या होता है, वहां एनिमिज्म यानी कि इसी अवस्था में जीववाद की अवस्था आ जाती है, उसमें जीववाद का गुण आ जाता है जब बच्चा निर्जीव चीजों को सजीव समझने लगता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है भाषा की सबसे जटिल अवस्था है, सबसे जटिल अवस्था, सबसे ज्यादा जटिल अवस्था यानी सबसे ज्यादा भाषा का ज्ञान इसी अवस्था में हो जाता है, इसी अवस्था में ज्यादा भाषा सीख जाता है। और दूसरी है अपलटावी, दूसरा पॉइंट आता है अपलटावी। ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी, अब ये क्या है,
अभी इसमें चीज़ों को पलटना यानी कि उलटना पलटना नहीं आता है, सिर्फ एक ही अवस्था इसको आती है। जैसे को कोई कहे कि बच्चे से उसकी मम्मा आवाज़ दे कि बेटा, कि चिंटू मिंटू सोनू मोनू जो भी है, कि बेटा यहाँ आओ, तो बच्चा आता दौड़ा दौड़ा, हाँ मम्मा बोलो, तो बच्चा कहता है, माँ कहती है कि बेटा एक काम करो, पानी से बर्फ़ बना दो, पानी से बर्फ़ बना दो। तो वो एक ट्रे लेगा, फ्रिज में से ट्रे लेगा, उसमें पानी भरेगा और फ्रिज में रख देगा। तो थोड़ी देर बाद कहेगा लो मम्मा बर्फ़ बन गया। अब बर्फ़ बन तो गया है, ठीक है, बर्फ़ बनाने का उसको पता है, लेकिन बर्फ़ अगर उसको कहने लगे कि बर्फ़ से पानी बना दो, तो वहाँ कंफ्यूज हो जाता है वो कि ये क्या कह दिया कि बर्फ़, पानी से बर्फ़ बन जाएगा, लेकिन बर्फ़ से पानी कैसे बना वो, ठीक है। तो उसको अभी यानी स्कूल से, घर से स्कूल का रास्ता उसे पता है, लेकिन अगर वो उससे कहे कि स्कूल से घर तक खुद आ जाए, तो अभी नहीं आ पाता वो, ठीक है। मान के चलो बच्चे का जो घर है, घर यहां पर है, ये घर है, ठीक है, और स्कूल है यहां पर, ठीक है, यहां स्कूल है। तो जब बच्चा यहां से चलेगा, एक मोड़ ऐसा है, बहुत सारे मोड़ आते हैं, यदि उसको एक बार में अगर एक बार सिखा दिया, उसको ले गए, लेकर अगर वो चले गए, तो उसको यहाँ से सीधा सीधा रास्ता एक तरफ से जाने का पता चल जाएगा। लेकिन अगर उससे कहा जाए कि स्कूल से घर वापस आ जाए, तो अभी वो इस अवस्था में नहीं आ पाएगा, ठीक है। ये एक उदाहरण है, इसको उदाहरण मान के चलना बस। यहाँ खड़ा होकर वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, या इधर आने के लिए भी वो कंफ्यूज होगा। तो उसको अभी अपलटावी यानी कि पलटावी का नहीं है, उलटना पुलटना चीजें नहीं आती हैं, ठीक है, अभी अपलटावी है। उसके बाद आता है अहम केंद्रिता, अहम केंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म। अब ये क्या है, इसमें क्या है, बच्चा सोचता है जो मैं हूं बस मैं ही हूं, आई एंड मी, ठीक है, जो मैं कहता हूं, जो मैं करता हूं वही सब सही है, बाकी सब गलत है। जैसे बच्चा कह रहा था कि पेड़ चल रहे हैं, तो मानना पड़ेगा कि पेड़ चल रहे हैं, वरना तुम्हें वो परेशान कर देगा कि क्यों कैसे, ठीक है। जो बच्चा कह रहा है, जो समझ रहा है, वो सोचता है कि जो मैं कह रहा हूं, मैं समझ रहा हूं वही सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। तो वहां होता है अहम केंद्रिता। फिर इसके बाद में आता है सबसे मोस्ट पॉइंट, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये वाला केंद्रीकरण, केंद्रीकरण या सेंट्रिज्म। सेंट्रिज्म, अब ये क्या है, इसमें है कि सिर्फ बच्चा इस अवस्था में, बच्चा किन्हीं दो चीजों को अगर चूज करना है, उसको सेलेक्ट करना है, तो उनमें सिर्फ एक विशेषता देखेगा, एक विशेषता पर ही वो केंद्रित हो जाएगा और उसी को चुन लेगा, बाकी चीजें नहीं देखेगा। जैसे एक गिलास है जो लंबा है, और एक गिलास है जो थोड़ा चौड़ा है लेकिन छोटा है, ठीक है, और दोनों में ही पानी है या कोल्ड ड्रिंक दूध वगैरह जितना दोनों में बराबर हाइट तक भरा हुआ है, ठीक। तो वहां क्या होगा, वहां अगर बच्चे से कहा जाए कि कौन सा चाहिए, तो लंबे वाले गिलास को चुनेगा, लंबे वाले गिलास को चुनेगा। क्यों? क्योंकि उसमें उसको बड़ा गिलास दिख रहा है, वो गिलास बड़ा दिख रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये थोड़ा पतला भी है, इसमें कम आएगा। तो उसने सिर्फ एक ही विशेषता को देखा, इसकी गिलास की एक ही विशेषता को चुना है, कौन सी, लंबा वाला गिलास। जो लंबा वाला गिलास है उसी एक विशेषता को उन्होंने चुना है। दूसरा, उसने दूसरे पॉइंट तक वो पहुंच ही नहीं पाता, वहां तक पहुंचता नहीं कि ये छोटा गिलास है लेकिन चौड़ा है, इसमें ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसने लंबा गिलास देखा, उसने सिर्फ एक ही विशेषता को चुना और विशेषता पर, एक ही विशेषता पर केंद्रित हो गया। यहां केंद्रीकरण है ना, एक ही विशेषता पर केंद्रित होकर उसको चीज को चुन लेना, तो वो क्या है, केंद्रीकरण है। तो ये इसी अवस्था में आता है, इसको जल्दी से नोट करो यार। आगे देखते हैं, फिर हम अगली अवस्था देखते हैं अपनी। तीसरी है कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो टाइम है, टाइम पीरियड इसका कितना है,
7 से 11 वर्ष तक, ठीक है, 7 से 11 वर्ष तक। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, पहले वाली में क्या था, पूर्व वाली में कि अतार्किक सोच थी, बच्चे में अतार्किक सोच थी। इसमें जो सोच आती है वो तार्किक आ जाती है, तर्क होता है, इसमें सोच में तर्क होता है, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग है तार्किक सोच, तार्किक सोच। इसमें चीजों के तर्क होता है। तार्किक मतलब जो चीजें तुम्हारे सामने हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में सोच पाता है। जैसे कि ये पेन है, अगर पेन बच्चे को दिखाओ तो सिर्फ पेन के बारे में सोच पाएगा। जो चीज हमारी आंखों के सामने है, तार्किक सोच में जो मूर्त है ना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है, मूर्त संक्रियात्मक में जो वस्तु हमारे सामने है, जो चीज या जो वस्तु हमारे सामने है सिर्फ उसके बारे में ही सोच पाता है बच्चा। तो तार्किक सोच सिर्फ उसी के बारे में लगा पाता है, ठीक है। जो आंखों के सामने नहीं है उसके बारे में नहीं सोचता। उसके बाद में फिर आता है पलटावी। पहले क्या था, पहली वाली अवस्था में था अपलटावी, यानी चीजों को उलटना पलटना नहीं जानता था। इसमें क्या है, पलटावी। इसमें है पलटावी, इसमें चीजों को उलटना पुलटना क्या, सभी को पलटने लगता है। इसमें बच्चा सभी को पलटने लगता है, स्कूल से घर, घर से स्कूल आने लगता है, और फिर तो न जाने कि मोहल्ले के किन किन गलियों में घूमने लगता है, ठीक है। तो इसमें पहले पानी से बर्फ बना पा रहा था, बस पानी से बर्फ, लेकिन अब बर्फ से पानी भी बनाने लगा है, ठीक है। अब बर्फ से पानी भी बनाने लगा, अब उसको समझ में आ गया कि बर्फ, ये जो बर्फ बना है इसको बाहर रख दो, थोड़ी देर में पानी खुद ही बन जाएगा, तो ठीक है। तो इसके बाद में फिर आता है सेंट्रिज्म। पहले क्या था, पहले सेंट्रिज्म था यानी केंद्रीकरण था। इसमें आता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रिज्म। अब बच्चा सिर्फ एक ही विशेषता पर केंद्रित नहीं होता है, अब यहाँ बहुत सी चीजें वो देखने लगा है, बहुत सी विशेषताओं को देखता है तभी चुनता है। अब उसको अगर छोटा या बड़ा गिलास, पतला या लंबा गिलास देने लगे तो बच्चा कहेगा कि मुझे चौड़ा वाला गिलास दे दो, इसमें ही ज्यादा है, ठीक है। और जैसे मोबाइल वगैरह खरीदने जाते हैं ना, हम कभी मोबाइल वगैरह खरीदने गए हो तो मोबाइल में जाके देखते हो दुकान पे कि इसकी रैम कितनी है, कैमरा कितना है, कैमरा कितना पिक्सल का है, इसका जो रोम है वो कितनी है, बैटरी बैकअप कितना है, बहुत सी चीजें देखते हो तभी तो मोबाइल खरीदते हो ना। या सिर्फ एक ही चीज देख लोगे, यार इसकी बैटरी बहुत चलती है, बस यही वाला फोन चाहिए मुझे, उसका प्रोसेसर भी देखना है, कितना प्रोसेसर है उसका, कितना उसमें रैम है, रोम है, बहुत सारी चीजें देखोगे तभी उसको चीज को खरीदोगे। तो तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे अंदर विकेंद्रीकरण है, तुम्हारे अंदर विकेंद्रीकरण डेवलप हो चुका है। और वो इसी अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही ये चीज डेवलप हो जाती है कि बहुत सी चीजों को, एक चीज खरीदने के लिए, एक चीज को चुनने के लिए उसमें बहुत सी चीजें, बहुत सी विशेषताएं देख करके ही हम चुनते हैं, न कि सिर्फ एक ही विशेषता को, ठीक है। तो यहां इसको ध्यान रखना। फिर आता है क्रमबद्धता। सीरिएशन, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्रमबद्धता में बच्चा चीजों को घटते या बढ़ते क्रम में लगा सकता है। यदि तुम उसको कोई चीज दो, या छोटे या बड़े कुछ पेन अगर तुम उसको दोगे जो हाइट में छोटे हो या बड़े हो तो उनको लगा देगा कि छोटा बड़ा, इस तरह से क्रमबद्धता में लगा देगा। उससे कहोगे उल्टा कर तो ऐसा कर देगा, ठीक है। छोटे बड़े यानी कि घटते बढ़ते क्रम में वो लगा सकता है। अब लेकिन सिर्फ उसको अगर कोई चीज सामने है तो, यदि उसके पेन सामने है तो पेनों को देखकर ही लगा सकता है, ऐसे अंदाजा नहीं लगाएगा। अभी अंदाजा लगाने की उम्र में नहीं है वो, सिर्फ जो हमारे ऑब्जेक्ट सामने हैं उसी को लगा पाएगा, ठीक है। तो यहां हमारे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हो गई है, इसको जल्दी नोट करो। आगे हम देखते हैं अपनी चौथी अवस्था। चौथी अवस्था कौन सी है हमारी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था।
ठीक है। चौथी अवस्था कौन सी है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त अमूर्त, इसमें पहले मूर्त थी, इसमें है अमूर्त। अमूर्त मतलब जो चीज हमारे सामने नहीं है, आंखों के सामने भी नहीं है, उसके बारे में भी सोच पाना, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो टाइम पीरियड कितना बताया प्याजे ने? 12 से 18 वर्ष तक। 12 से 18 वर्ष तक। इसमें क्या है, इसमें बच्चे की जो सोच है वो अमूर्त हो जाती है। अमूर्त सोच होती है कि जो चीज हमारे सामने नहीं है, जो हमारे सामने आंखों के नहीं है, उसको भी, उसके बारे में भी सोच पाना, उसके बारे में भी थिंकिंग कर पाना, अमूर्त सोच आ जाती है। अभी तक मूर्त सोच थी, अमूर्त सोच। और निगमनात्मक सोच आ जाती है, निगमनात्मक सोच। डिडक्टिव थिंकिंग। अब डिडक्टिव थिंकिंग क्या है? डिडक्टिव थिंकिंग होती है रूल से एग्जाम्पल पर जाना। ये रूल से एग्जाम्पल पर। निगमनात्मक सोच होती है, उसमें क्या होता है, पहले रूल, अगर बच्चे को तुम नियम बता दोगे, वो नियम को सुनने के बाद, नियम को समझने के बाद उससे रिलेटेड एग्जाम्पल खुद बताने लगता है। यानी कि इस जो निगमनात्मक शिक्षा होती है ना, निगमनात्मक शिक्षा भी होती है, एक आगमनात्मक शिक्षा होती है। उसमें क्या होता है, आगमन वाली में उसमें पहले उदाहरण बताया जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं, छोटे बच्चों की जो होती है वो आगमनात्मक होती है, उसमें पहले उदाहरण बताया जाता है। किसी चीज को अगर हमें पढ़ाना है तो पहले बच्चों को उसका उदाहरण दिखाएंगे। यदि पेड़ के बारे में हम पढ़ाना चाहते हैं तो पहले उसको पेड़ दिखा दें, उसके बारे में थोड़ा समझा दें, फिर उसके बारे में पढ़ाएं, बाद में तो अच्छा रहता है। तो यहाँ क्या होते हैं, ये होती है जो आगमनात्मक शिक्षा होती है, वो होती है स्कूली छोटे बच्चों की। और जो निगमनात्मक शिक्षा होती है वो होती है कॉलेजों की शिक्षा, जो बड़े बड़े बच्चे पढ़ते हैं उसमें। तो वहां क्या होता है, पहले रूल बताए जाते हैं, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल पर ले जाया जाता है। और छोटे बच्चों के लिए पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर बाद में एग्जाम्पल पर ले जाया जाता है। तो उसमें इस अवस्था में निगमनात्मक सोच आ जाती है। और अगला पॉइंट क्या है, अधिकतर, या एक और है अपसारी चिंतन। अपसारी सोच आ जाती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट मतलब फैली हुई सोच क्या है, फैली हुई है। ये फैली हुई है सोच, फैली हुई है, सिकुड़ी हुई नहीं है। यानी कि एक ही एक ही वस्तु के, एक ही एग्जाम्पल के बारे में बहुत सारे तरह के सोच ले आना, या कोई क्वेश्चन है उसके बारे में कई सारे उसका सॉल्यूशन निकाल लेना, वो क्या है, अपसारी चिंतन है, अपसारी सोच है। सोच कैसी है, अपसारी है, अपसारी, फैली हुई है। एक होता है, इसका उल्टा होता है अभिसारी मतलब सोच सिकुड़ी हुई है, यानी कि सिकुड़ी हुई। ठीक है, सोच क्या है, सिकुड़ी हुई है, जो ऐसी होती है ना, अंदर की तरफ से जाएगी, मतलब ज्यादा नहीं सोच पाता, अभिसारी में। इसमें क्या है, ये है अभिसारी। लेकिन इस उम्र में आकर बच्चे की हो जाती है, अपसारी सोच हो जाती है। ठीक है। और आता है रचनात्मक सोच आ जाती है, रचनात्मक सोच। क्रिएटिविटी सोच, क्रिएटिविटी थिंकिंग। ठीक है। रचनात्मक में क्या है, अब चीजें को बच्चा रचनाएं करने लगता है, नए चीज बनाने लगता है। इसमें नए एग्जाम्पल या नए चीजें बनाने लगता है।
इस उम्र में अगर बच्चे को तुम कुछ पढ़ाओगे तो उसके बारे में नए नए निर्माण करने लगता है, रचनाएं नई नई करने लगता है। तो यहाँ क्या आता है, रचनात्मक सोच आ जाती है। तो उसके बाद आता है हमारा, इसमें आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था अहम केंद्रिता, किशोरावस्था अहम केंद्रिता, किशोरावस्था अहम केंद्रिता, एडोलोसेंस ईगोसेंट्रिज्म। इसमें जो अहम केंद्रिता होती है वो थोड़ी किशोरावस्था वाली आती है। पहले क्या, पहले सिर्फ अहम केंद्रित आता, पिछली जो है उसमें देखा था हमने, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी उसमें अहम केंद्रित आती कि जो मैं कहता हूं सिर्फ वही है, वही सही है, जो मैं करता हूं वही सही है, जो मैं सोचता हूं वही सही है। इसमें क्या है, ये किशोरावस्था वाली अहम केंद्रिता है। इसमें बच्चा वो वाली अहम केंद्रिता नहीं है कि जो मैं हूं वो ये बस, इसमें सोचता है कि यार जो मैंने एक का ये काम या ये कपड़े मैं उस शादी में पहनकर चला गया था, तो अब दोबारा अगर पहन कर जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये सब ये अहम केंद्रिता इसमें आ जाती है इसी अवस्था में। अब देखते हैं इसमें जो ये जो सिद्धांत दिया है पियाजे ने, इसके शैक्षिक आशय क्या है, इसको शिक्षा में कैसे इंप्लीमेंट किया गया है या नहीं, ये सब देखते हैं। कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है जो शिक्षा में इसके उपयोग किए गए हैं। पियाजे ने जो एक पॉइंट दिया था निर्माणवाद का, निर्माणवाद या रचनावाद या निर्माणवाद जो दिया था, उसको शिक्षा में अपनाया गया है। जो हमारी पाठ्य पुस्तकें अब आती हैं वो सिर्फ इसी पर आधारित आती हैं, निर्माणवाद पर ही, कि बच्चे को निर्माण करने के लिए छोड़ दिया जाए, उसको नई नई चीज़ों के लिए निर्माण करने के लिए दिया जाए, उसको दिया जाए कि कैसे वो अपनी चीज़ों को, अपने विषय को निर्माण कर सकता है, निर्माणवाद से कैसे जोड़ सकता है। जितने ज़्यादा निर्माणवाद से जोड़ेगा उतना ही ज़्यादा वो अच्छा सीखेगा। तो हमारी जो पाठ्य पुस्तक आती हैं वो सब इसी पर आधारित होती हैं, निर्माणवाद पर ही, ठीक है। जैसे कोई शिक्षक या शिक्षिका किसी बच्चे को एक उदाहरण देकर समझाती है और बच्चा उससे रिलेटेड अपने ज्ञान का निर्माण करने लगता है, ज्ञान का निर्माण करता है, तो वहीं से बच्चे को सक्रिय ज्ञान का निर्माता कहा गया है। तो यही से आया है निर्माणवाद से ही। पहले उसको एग्जाम्पल दे दो, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको एग्जाम्पल दे दो, वो नियमतक या उसके बारे में खुद ही थोड़ा दिमाग लगाएंगे, बाद में उसका निर्माण करेंगे, अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे। तो ये इसको वरीयता ज्यादा दी गई है। जैसे एक पाठ पढ़ाया जा रहा है पोषण यानी न्यूट्रिशन का, अगर भोजन का पाठ पढ़ाया जा रहा है तो उसके बारे में पहले बच्चों से कहो कि अपने अपने घर से ये चीज जो तुम्हारे घर की फेमस डिश है उसको बनवा कर लेके आए। बच्चों से कहो कि कल को जब आना है अपने घर से जो तुम्हारे घर की फेमस डिशेज हैं उनको बनवा कर लेके आना है। अब क्यों लेकर आना है, मैडम को खाना नहीं है, सर को खाना नहीं है, उसके बारे में जब वो लेके आएंगे तो बच्चा मैडम क्या बोलेंगे, सर क्या बोलेंगे कि बच्चे अपने टिफिन खोलो और उनके बारे में जो बच्चे लेकर आए हैं उसके बारे में बताओ, उनसे उनकी विशेषताएं बताओ कि उनसे क्या मेरा प्राप्त होता है, कि कौन सी चीज उसमें लाभदायक है, क्या क्या उससे लाभ हैं। जो अगर मान के चलो कोई बच्चा आलू की सब्जी लेकर आया है तो उसमें आलू से क्या क्या फायदे हैं उनके बारे में बताओ, क्या न्यूट्रिशन हमें मिलता है, कौन से पोषण तत्व हमें उनसे प्राप्त होते हैं। तो वहां से अगर तुम बताओगे तो उसमें बच्चा बहुत आसानी से सीख पाएगा कि उसके सामने चीज है और उसको बहुत अच्छे से सीख पाएगा। यदि अगर तुम बोर्ड पर आकर उसको बताने लगे कि हाँ ये आलू है, आलू में ये चीज होती है, ये होता है, उससे बेहतर इतना नहीं सीख पाएगा जितना कि उसके सामने तुम उसकी सब्जी मंगवाओ उससे, तब तो उसको डिफाइन करो, तब बहुत अच्छे से सीख पाएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट दिया था वैयक्तिक विभिन्नताएं का। वैयक्तिक विभिन्नताएं हैं
तो इसको भी शिक्षा में इंप्लीमेंट किया गया है, उपयोग में लाया गया है कि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, सभी को एक ही जैसा नहीं पढ़ाना है। यानी कि यहाँ खड़े होकर अगर तुम एक ही चीज पढ़ाने लगे, एक जैसा पढ़ाने लगे, तो हो सकता है कुछ बच्चों को उसमें समझ आए, कुछ को नहीं आए। तो अपने तरीकों में बदलाव भी लाना है। एक तरीके से एक को समझ में आ रहा है तो दूसरे को दूसरे तरीके से समझ में आ सकता है। तो इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता में इस चीज को अपनी हमारी शिक्षा में लाया गया है। और जो तीसरा पॉइंट जो बताया था प्याजे ने, शिक्षक जो है बच्चे का सहायक होता है। शिक्षक सहायक होता है, टीचर इज फैसिलिटेटर। ठीक है, इन चीजों को हमारी शिक्षा में लाया गया है। शिक्षक जो है सहायक करता होता है, जो बच्चा कहीं अटक रहा है तो उसको उसकी सहायता करे, उसको बढ़ाए आगे। और तीसरा पॉइंट जो बताया है वो बच्चा जो है क्लास में सक्रिय होना चाहिए। बच्चा सक्रिय होना चाहिए। यदि तुम क्लास में पढ़ा रहे हो तो तुम्हारी क्लास में कोई बच्चा एक्टिव नहीं है तो पहले उसको एक्टिव किया जाए, या तुम उसको पहचान लो कि एक्टिव है या नहीं है। कैसे पहचानोगे कि उसका कोई रेस्पॉन्स आ रहा है कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा। उसके क्वेश्चन पूछने से उसकी एक्टिवनेस का पता चल जाएगा। तो आज हमारी यहाँ प्याजे की जो थ्योरी थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको क्लास को यहीं छोड़ते हैं, अपनी आज की क्लास यहीं रखते हैं, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। तो तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें, और अपने चैनल को, जो तुम्हारा चैनल है, सब्सक्राइब करें इसे यार। अपने परिवार को, शिक्षा एम्पायर परिवार को बढ़ाएं। इसमें अपने दोस्तों को बुलाएं, जितने ज़्यादा दोस्त आपके यहाँ हैं सबको बुलाएं। ठीक है, अपने परिवार को बढ़ाओ और पढ़ाई करते रहो, मौज मस्ती करते रहो। ठीक, तो चलते हैं, तब तक के लिए हंस रहे हैं, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखने। जय हिंद। ठीक है, बाय, टेक केयर।